नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवीस सिद्दीक। किस्त नंबर 11। छोटी बेगम साहिबा, आपसे मिलने कोई वलीद साहब आए हैं। ज़ैनी सबके साथ लाउंज में बैठी आसमा बेगम के साथ हल्की फुल्की बातों में हिस्सा ले रही थी। जब ही अचानक मुलाजमा के मुंह से वली का जिक्र सुनकर इसके चेहरे पर एक खुशी का एक जहां आबाद होता महसूस होने लगा। रियली आंटी, आपने वलीद ही कहा ना? ज़ैनी खुशी के मारे चहकते मुलाजमा से दोबारा कंफर्म कर रही थी, क्योंकि इसे अपनी इस बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वलीद का नाम सुनकर फ़ौरन ही अजलान ने ज़ैनी की जानब देखा, जो इस वक्त ताहिल के साथ बैठा कोई गेम खेल रहा था। वली का नाम सुनते ही ज़ैनी का मुसर्रत और खुशी से भरपूर चेहरा देख अजलान के माथे पर सख्त त्योरी चढ़ गई थी। आप इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, आसमा बेगम ने मुलाजमा से कहा। तो वो जी बेगम साहिबा कहती इस बात में सर हिलाकर फ़ौरन वहाँ से चली गई। आंटी, वली आया है मुझसे मिलने, मैं अभी आती हूँ, ज़ैनी ने अच्छे खासे पुरजोश अंदाज में कहा। आसमा बेगम समेत लाउंज में बैठे सारे नफूस इसका इस कदर पुरजोश अंदाज पहली बार देखते आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए, माँ सिवाय अजलान के, जिसके माथे पर गहरे बलों ने अपनी जगह बनाकर वाज़िया लकीरें बनाना शुरू कर दी थी। ज़ैनी तकरीबन भागने के अंदाज से चलते हुए वहाँ से जा चुकी तो आसमा बेगम ने अजलान को पुकारा, जो इस वक्त अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से आपस में बिंचे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जाने क्यों ज़ैनी के लबों से वलीद का जिक्र सुनकर इसकी अजली पोजेसिवनेस फिर से जाग गई थी। अजलान बेटा, आप भी जाओ ज़ैनी के पास। आसमा बेगम ने अजलान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जो खुद भी वहाँ ड्राइंग रूम में जाने के लिए परतोल ही रहा था। वो भी इस वलीद को अपनी आंखों से देखना चाहता था, जिसके आने से इसके बीवी के चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई थी जैसे किसी बगीचे में बहार के मौसम में खिलने वाले खूबसूरत फूल इसकी सरसब्ज़ो शादाबी में इजाफा कर देते हैं। जी मामा, अजलान भरपूर फरमाबरदारी का मुजाहरा करते हुए धीमी चाल चलते वहाँ से चला गया। वली, ज़ैनी की हैरत से भरी पुकार पर वली, जो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा सरसरी अंदाज में इधर उधर देख रहा था, एकदम खुशी के मारे सोफे से उठते ज़ैनी को बगौर देखने लगा। आखिर कितने दिनों बाद जो इसे देख रहा था। ज़ैनी वली से मुसाफा करने के बाद ड्राइंग रूम की मेज़ पर मौजूद इतनी सारी चीज़ें और खूबसूरती से पैक किए हुए ढेर सारे गिफ्ट्स देखकर हैरान रह गई। पूरा टेबल इन गिफ्ट्स और खाने पीने की चीज़ों से भरा पड़ा था। वली, ये इतना सब कुछ तुम लाए हो? ज़ैनी ने हैरत से भरी निगाहों समेत टेबल की तरफ इशारा किया। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख वली धीमे से मुस्कुरा दिया। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि टेबल की दूसरी तरफ जाती ज़ैनी ने तमाम सोफ़ों में से एक एक कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिए। वली इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसलिए बौखलाहट का शिकार हो गया। अब वो कहका लगाकर हंसते हुए एक आध कुशन को ही कैच कर पाया, बाकी सारे के सारे इसके बाजू पर लग रहे थे और कोई कुशन तो सीधा इसके सर पर लग रहा था। मुझे पाकिस्तान आए हुए इतने दिन गुजर गए और तुम्हें अब मेरी याद आई है? ज़ैनी ने ये कहते हुए फिर से इसको पर कुशन्स की बारिश कर दी। अब वो हंसते हुए अपना बचाव कर रहा था। वो भी जवाबन उसकी तरफ एक कुशन उठाकर फेंकने ही लगा था कि अचानक ज़ैनी का तेज़ी से फेंका गया कुशन वली के थोड़ा साइड पर झुकने की वजह से ड्राइंग रूम में दाखिल होते सीधा अजलान के सीने पर जा लगा। अजलान ज़ैनी के वार पर इसको एक सर्द निगाह से घूरता अब ड्राइंग रूम के अतराफ में सरसरी अंदाज में निगाहें घुमाने लगा। ड्राइंग रूम की इस कदर बिखरी हालत देखकर इसकी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। किस्त नंबर 11। ज़ैनी नीचे झुकती एक और कुशन उठाकर वलीद की तरफ फेंकने ही लगी थी कि अचानक अपने सामने अजलान को खड़े देख शर्मिंदा सी हो गई। अजलान ने इसका फेंका हुआ कुशन अभी तक अपने हाथ में पकड़ रखा था। अचानक कुशन की बारिश रुकते देखकर वलीद ने भी ज़ैनी की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो अपने सामने खड़े अजलान को देख पहले तो आहिस्तगी से मुस्कुराया, फिर थोड़ा खुजल भरे अंदाज में अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाकर ज़ैनी को देखने लगा, जो इस वक्त डर के मारे कभी अजलान को देख रही थी और कभी वलीद को। इनके हमलों की वजह से एक आध डेकोरेशन पीस भी टूटकर नीचे गिर चुका था। नफासत से सजाया गया ड्राइंग रूम चंद ही मिनटों में बुरी तरह बिखर चुका था। जगह जगह कुशन के ढेर नज़र आ रहे थे। हेलो अजलान, एम वलीद, ज़ैनी का फर्स्ट कज़न। वलीद की आवाज़ पर अजलान ने चौंकते हुए इसका बढ़ाया हुआ हाथ थामकर इससे मुसाफा करने लगा। ज़ैनी भी एकदम चुप खड़ी थी। अब इसे अच्छी खासी शर्मिंदगी हो रही थी कि ये इसके मामा बाबा का घर नहीं है जहाँ वो ये सब बचकाना हरकतें किया करती थी। इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ती एक एक करके सारे कुशन उठाने लगी। इसी हड़बड़ाहट में वो एक सोफ़े के कुशन दूसरे सोफ़े पर सेट कर रही थी। आई एम सॉरी, एक्चुअली ये हमारा मिलने का स्टाइल है। मैंने पहले ज़ैनी पर कुशन फेंका था, फिर ज़ैनी ने अभी फेंकना शुरू ही किया था कि अचानक आप अंदर आ गए और वो कुशन। वलीद हर बार की तरह ज़ैनी की सारी गलती छुपाकर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा था, हालांकि अजलान सब कुछ अपनी आंखों से पहले ही देख चुका था।
जैनी हमेशा की तरह वलीद के सफ़ेद झूठ पर इसे टुकटुकी बांधे बगौर देखने लगी थी। इट्स ओके, आप आइए प्लीज़। अजलान ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए और खुद आगे बढ़ते हुए अपने पाँव के रास्ते में आने वाला कुशन उठाकर एक तरफ रखा और सामने वाले सोफ़े पर वलीद को बैठने का इशारा किया। जी। वलीद भी अजलान को पहली बार बराह रास्त देख रहा था, इसलिए इसकी शानदार वजाहत से भरपूर पर्सनैलिटी से मरऊब हुए बिना रह न सका। अजलान की मूवीज़ और इंटरव्यूज़ तो जैनी इसे ज़बरदस्ती दिखाते हुए अजलान की तारीफ़ों के पुल बांध कर हमेशा इसके कान खाती ही रहती थी। अजलान ने इस वक्त कॉटन का स्काई ब्लू सूट ज़ेब-तन किया हुआ था, जो इसकी मर्दाना वजाहत से भरपूर पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा जच रहा था। हल्की ट्रिम की गई दाढ़ी और मूंछें इसके चेहरे को मज़ीद जाज़बे नज़र बना रही थी। खड़ी सतवां मगरूर नाक इसको किसी रियासत का शहज़ादा ज़ाहिर कर रही थी। कुछ ही देर में जैनी सारे कुशन उठाकर वलीद के सोफ़े पर बेतकल्लुफ़ अंदाज में उसी के साथ आकर बैठ गई तो अजलान को जैनी की ये हरकत देखकर फिर से शदीद गुस्सा आ गया। कैसे इसके साथ जुटकर बैठ गई, मगर इसने बमुश्किल मुठ्ठियाँ सख्ती से आपस में भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की। इतने में आसमा बेगम और सिकंदर शाह भी ड्राइंग रूम में आ गए थे। वलीद ने सोफ़े से उठकर इनको मुस्कुराते हुए सलाम किया और इनकी खैरियत दरियाफ़्त की। तब तक मुलाजमा ने स्नैक्स और चाय सेंटर टेबल पर रखी और चाय बनाकर बाकायदा वलीद को थमा दी, जिसे इसने अपने पास बैठी जैनी को एक नज़र देखते हुए चुपचाप थाम लिया। आहद और अजमत कैसे हैं बेटा? सिकंदर शाह ने मुस्कुराते हुए बाकी सबकी खैरियत दरियाफ़्त की तो वलीद जवाबन मुस्कुराते हुए इनसे बात करने लगा। जी अंकल, सब ठीक है। एक्चुअली वो भी मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, मगर किसी ज़रूरी काम की वजह से वो आ नहीं सके। मैं जैनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बस इसीलिए यहाँ मिलने चला आया। वली ने आहद साहब और अजमत बेगम का बताकर अब खुद जैनी को देखने लगा, जो अब इससे कुछ उदास और मगमूम सी लग रही थी। बहुत अच्छा किया बेटा, आते जाते रहा करो, हमें बहुत खुशी होगी। आसमा बेगम ने वली को खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अजलान बाकायदा नफ़ी में सर झटक गया। मैं जैनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बस इसलिए यहाँ मिलने चला आया। अजलान वली की कही गई बात को ज़ेरे लब तोड़ मरोड़ कर खुद से बड़बड़ाने लगा था। और अजलान, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वली ने अब अजलान को बराह रास्त मुखातब किया, जिस पर अजलान बमुश्किल मुस्कुराते हुए अपने पूरे अतमाद अंदाज से जवाब देने लगा। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अंकल और आंटी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए? अजलान ने भी कोई बात करनी थी, इसलिए अंकल और पुप्पो की शिफ्टिंग का पूछ लिया। जवाबन वलीद ने पूरी रोदात सुना डाली। जैनी खिलाफ तवक्का चुप सादे वलीद की सारी बातें खामोशी से सुन रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं शिफ्ट। मैं तो बचपन से ही पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, मगर पिछले 2 सालों से यही बिज़नेस सेटल करने का इरादा कर लिया, इसलिए मामा बाबा भी यहीं आ गए। और ये सब हमारी जैनी की वजह से मुमकिन हो सका, वरना मैं तो पहले काफ़ी परेशान था कि कैसे इधर भी सबसे मिलने जाऊँ और यहाँ के बिज़नेस को भी देखूँ। और बिलाखिर जैनी ने बाबा को अपनी बातों से कन्विंस कर ही लिया। जैनी अजलान की ज़हनी कश्मकश से बेनियाज इस वक्त वलीद की बात पर धीमे से मुस्कुरा रही थी। वो हरगिज़ नहीं जानती थी कि इसकी ये मुस्कुराहट अजलान को किस कदर तैश में मुब्तला कर रही है। जैनी का कहना है कि पाकिस्तान के सारे अमीर लोग बाहर जाकर बिज़नेस करने लग जाते हैं, जिससे कुछ खास फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होता। उसने ही बाबा को समझाया कि अगर हम यहाँ कोई कारोबार शुरू करेंगे तो यहाँ की लेबर को रोज़गार मिलेगा और इस तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। जितनी नई प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे उतना ही पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ेगा और जितने वर्कर्स काम करेंगे उनके घर वालों की ज़िंदगियाँ उतनी ही आसान होंगी। और भी पता नहीं कितने ही कवि दलाइल इसने दिए, तब जाकर बाबा माने, वरना बाबा का तो स्विट्ज़रलैंड में अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। और वैसे भी मेरी बात भले ही कोई ना माने, मगर जैनी की कई बात तो सबने हर सूरत माननी ही होती है। वलीद की इतनी लंबी चौड़ी बात पर सिकंदर शाह ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। बहुत अच्छी सोच है जैनी बेटी की, है ना आसमा? सिकंदर शाह ने भी खुलकर तारीफ़ की, जिस पर जैनी आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। सिकंदर शाह की बात पर आसमा बेगम ने भी तायदी अंदाज अपनाते इस बात में सर हिला दिया। तभी आहिल भागता हुआ जैनी के पास आ गया। वलीद इन दोनों को मुस्कुराती निगाहों से देखने लगा। यहाँ बच्चे भी हैं? इसका मतलब फिर तो यहाँ जैनी का दिल ज़रूर लग गया होगा, वरना मैं जैनी के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। वलीद ने आहिल की जैनी के साथ अटैचमेंट देखी तो नरम लहजे से गोया हुआ। तब तक आलियान और आयशा भाभी ने भी वलीद से आकर मुसाफा किया और वहीं सामने वाले सोफ़े पर आकर बैठ गए। वलीद को इस घर की यही एक बात बहुत ख़ास लगी थी कि घर के किसी एक फ़र्द ने भी इसे अजनबियत और बेगानगी का एहसास नहीं करवाया था। सब लोग इससे ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे थे जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। जी वलीद भाई, आहिल तो अब ज़्यादातर जैनी के पास ही होता है और जब एनी यहाँ होती है वो भी जैनी के साथ ही ज़्यादातर रहने की कोशिश करती है। अभी जिमल और जैन भाई एनी को लेकर शॉपिंग के लिए गए हैं, वरना वो भी अभी आपको जैनी की गोद में ही खेल रही होती। आयशा भाभी ने मुस्कुराते हुए वलीद की हाँ में हाँ मिलाई।
इनके जवाब पर सभी आहिस्तगी से मुस्कुराने लगे, क्योंकि फ़र्दन सब ने इस बात को नोट किया था। जैनी बाकी सबके साथ तो घुल मिल कर रहने की कोशिश करती थी, मगर बच्चों के साथ इसका बेहद लगाव सबको बआसानी नज़र आ जाता था। अच्छा बेटा, आप लोग बैठे और आपने खाना खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। आसमा बेगम ने वलीद के कंधे पर नरमी से हाथ रखा और इनके साथ साथ बाकी सब लोग भी वहाँ से उठ गए, मगर वली खुद भी ना करता फ़ौरन सोफ़े से उठ बैठा। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, इसके लिए मुझे अभी फ़ौरन ही यहाँ से निकलना है। वली ने खाने से माजरत की और फिर अलविदाई कलमात कहते हुए मेन गेट की जानब कदम बढ़ाने लगा, तो जैनी भी धीमी चाल चलते सी ऑफ करने इसके साथ ही आ गई। थैंक यू सो मच वली, यहाँ आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम स्पेशली यहाँ मुझसे मिलने आए। जैनी ने वली के साथ साथ चलते हुए से पुरनम लहजे में मुखातब किया, जिस पर वली धीमे से मुस्कुरा दिया। जैनी इसके फ़ौरन वापस जाने पर थोड़ा उदास लग रही थी। क्या थैंक यू? तुम कब से ये फॉर्मल जुमले बोलने लगी? वली ने इसका मूड दुरुस्त करने के लिए हंसते हुए इसके सर पर चपत लगा दी। अचानक दाखिली दरवाजे से बाहर आते अजलान ने इन्हें साथ साथ चलते देखा तो गुस्से के मारे आग बगोला हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन अजलान को जैनी का वलीद के साथ इतना घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हालांकि वो खुद उससे नफ़रत करता था, मगर जाने क्यों जैनी की वलीद के साथ इतनी अटैचमेंट अजलान के दिल की धड़कनों को अजीब अंदाज में धड़कने पर मजबूर कर रही थी। वलीद, तुम्हें ना इज़्ज़त बिल्कुल भी रास नहीं है। जैनी ने भी जवाबन इसके बाजू पर मुक्का जड़ा। अब की बार वलीद हंसते हुए अपने बाजू को सहलाने लगा था। जैनी, वैसे एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारा अजलान है ना, जितना टीवी पे खड़ूस दिखता है ना, रियल में इससे भी ज़्यादा खड़ूस है। वलीद ने जैनी को चिढ़ाने के लिए इसके कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा अंदाज में अजलान की बुराई की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था इसी बात पर जैनी को शुरू से ही चिढ़ होती थी। थोड़ी दूर फासले पर खड़े अजलान ने यह मंजर अपनी शोलाबार निगाहों से सुलगते हुए देखा था। वलीद की त्वक्का के आन मुताबिक जैनी इसको हल्के हल्के हाथों से थप्पड़ लगाना शुरू हो गई थी और वलीद हंसते हुए अपने बचाव के लिए फ़ौरन आगे भाग गया। जैनी, सच्ची बात पे तुम हमेशा ऐसे ही चिढ़ती हो। वलीद ने वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। ठहरो ज़रा, तुम अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, आखिर सच है क्या? जैनी तेज़ लहजे में कहती इसके पीछे भागने ही लगी थी कि वलीद तेज़ी से अपनी कार में बैठकर हंसते हुए घर से बाहर निकल गया। बदतमीज़। जैनी खुशगवार मुस्कुराहट समेत बड़बड़ाती वापस मुड़ी तो अचानक अजलान को अपने सामने पाकर इसके लब बेख्तियार आपस में सिमट गए, क्योंकि वो इसे एक सख्त से नवाजने के बाद दाखिली दरवाज़ा बूर करता अंदर की जानब चला गया। जैनी इसके सर तासरात देखती कितनी देर न समझी कि आलम में वहीं खड़ी रही और फिर कुछ समझ न आने पर मेन हाल की जानब आ गई, क्योंकि उसको ये अंदाज़ इसको अपनी समझ से बालातर लग रहा था। डॉक्टर शिफा, ये आमना बेगम की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। नर्स ने एक फ़ाइल डॉक्टर के हाथ में थमाई, जिसे इसने थैंक यू कहकर आहिस्तगी से थाम लिया। आमना बेगम इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था। डॉक्टर के रूम में एक एमरजेंसी बेड मौजूद था। डॉक्टर शिफा ने इनकी हालत के पेश नज़र इन्हें वहीं लेटा दिया। फातिमा अब डॉक्टर शिफा के चेहरे के तार चढ़ाव बगौर देख रही थी। डॉक्टर शिफा, मेरी मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? फातिमा ने उम्मीद तलब निगाहों से यह सवाल पूछा था, क्योंकि उसके अंदर मज़ीद हिम्मत ही नहीं बची थी कि अपने कानों से कोई बुरी खबर सुन सके। फातिमा की इस बात पर डॉक्टर शिफा ने फ़ाइल से अपना झुका सर उठाकर इसे बगौर देखा, मगर कितनी ही देर कुछ बोलने की हिम्मत अपने अंदर मुजतमा न कर सकी। अब वो अपना सर वापस नीचे झुकाए मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तवज्जो से पढ़ने लगी थी। फातिमा ने आमना बेगम की तरफ देखा तो इनकी आंखें बंद थीं। वो अब शायद गहरी नींद सो चुकी थी। कुछ देर पहले इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। डॉक्टर शिफा ने बीपी नॉर्मल करने के लिए इन्हें इमरजेंसी डोज दे दी थी, इसलिए अब वो मेडिसिन के ज़ेरे असर बेड पर लेटी आराम कर रही थी। देखें, रिपोर्ट तो तसल्ली बख्श नहीं है। इनका बीपी और शुगर लेवल बहुत हाई है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, जो इनके दिल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर शिफा ने नरम लहजे से फातिमा को आगाह करते हुए इसकी तेज़ी से नम होती आंखें देखी तो इसके दिल को कुछ होने लगा, क्योंकि चंद दिनों पहले वो भी खुद भी एक डॉक्टर होते हुए अपनी माँ के लिए सारे सीनियर डॉक्टर की तरफ उम्मीद तलब निगाहों से देख रही थी। मगर बिल आखिर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। डॉक्टर्स चाहे लाख कोशिश कर लें, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो ही किसी की ज़िंदगी की सांसें भर सकती हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। हर चीज़ पर अल्लाह ताला का ही इख्तियार है। इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी और इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आज काफ़ी दिनों बाद वो ड्यूटी पर आई थी, क्योंकि इससे अपने हर गम से निजात का ज़रिया अपना ये प्रोफेशन लगता था। इसीलिए वो कुछ ही दिनों बाद दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी। देखें, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिफा ने बात करते हुए फॉर्मल लहजे में फातिमा से इसका नाम पूछा।
फ़ातिमा, ईमान फ़ातिमा। फ़ातिमा ने पूनम लहजे से जवाब देते हुए अपना पूरा नाम बताया। ईमान, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, अपनी तरफ से बेहतरीन इलाज करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर जितना हो सके इनको टेंशन फ्री रखने की कोशिश करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। फ़ातिमा को ये कोई सरसरी अल्फाज नहीं लग रहे थे। इसे लग रहा था किसी ने इसकी डूबती कश्ती को एक ज़ोरावर धक्का देकर मज़ीद गहराई में फेंक दिया है। ये सब सुनकर इसके आंसू इसके रुखसारों को मुसलसल भिगोने लगे थे। आई एम सॉरी ईमान, बट यही सच है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। डॉक्टर शिफा बहुत ही नरम दिल की मालिक थी, इसलिए इसको रोता देखकर इनका दिल पसीज गया और वो फ़ौरन अपनी चेयर से उठकर इसके कंधे पर हाथ रखे तसल्ली देने लगी। ईमान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दी, क्योंकि इसके पास और कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल का गम हल्का कर सकती, इसलिए थोड़ा सहारा पाकर अपने सांप पर काबू न रख सकी। डॉक्टर शिफा ने भी इसको अपने साथ लगाए रोने दिया ताकि वो अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर ले। डॉक्टर शिफा को इस लड़की की कंडीशन बिल्कुल अपनी जैसी लग रही थी, इसलिए उसकी आंखों में भी फ़ौरन आंसू आ गए। डॉक्टर शिफा, क्या ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मेरी मामा ठीक हो जाएं? मेरा इस दुनिया में इनके सिवा कोई भी नहीं है। मैं इनके बगैर अकेली कैसे रहूँगी? फ़ातिमा ने रोते हुए डॉक्टर शिफा को उम्मीद तलब निगाहों से पूछा। डॉक्टर शिफा अच्छे से जानती थी कि आमना बेगम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। ईमान, आप घबराएं नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें आज ही एडमिट कर रहे हैं, फिर इनका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर शिफा ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए ईमान फ़ातिमा को खोखली तसल्ली दी। वो अब आमना बेगम को साकत निगाहों से देखने लगी, जो इस वक्त फ़ातिमा की हालत से बेनियाज गहरी नींद में सो रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिफा, एंड आई एम सॉरी, वो मैं ज़रा डिप्रेस थी इसलिए आपको भी परेशान कर दिया। आई एम रियली सॉरी। फ़ातिमा ने अब अपनी निगाहों का जाविया बदलते डॉक्टर शिफा को मुखातब किया, जो अब इसे छोड़कर वापस अपनी चेयर पर चली गई थी। फ़ातिमा को वो डॉक्टर बहुत अच्छी लगी थी। इसे इस डॉक्टर से अपनायत भरा एहसास हुआ था। शायद इनके शोबे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि मरीज़ इनको अपना हमदर्द समझे और अपना हर दुख दर्द बिला झिझक इनसे बांट सके। इसीलिए तो ये डॉक्टर भी ऐसी ही थी। इट्स ओके ईमान, यू प्लीज़ डोंट नीड टू वरी। डॉक्टर शिफा का लबो लहजा प्यार से लबरेज था। आंटी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं, फिर हम इन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप इतनी देर बाहर वेट कर लें, मैं तब तक ज़रा अपने बाकी पेशेंट्स को चेक कर लूँ। डॉक्टर शिफा ने फ़ातिमा को रूम के बाहर वेट करने का कहा और फिर वो धीमे कदमों से चलती हुई मेडिकल रिपोर्ट्स की फ़ाइल हाथ में लेते पूर्णम आंखों समेत बाहर कॉरिडोर में आ गई। आंखों की नमी की वजह से इसकी आंखें सामने का मंजर धुंधला पेश कर रही थी। अचानक इसका सर सामने से आते बुरे वजूद से बुरी तरह टकरा गया। वो बौखलाहट के आलम में नीचे ज़मीन पर दुजानों गिर गई। मुकाबल ने इसे थाम कर फ़ौरन संभालना चाहा था, मगर नतीजा बेसूद। अब वो अपना सर हाथों में दिए बुरी तरह रो रही थी। आई एम सॉरी, वो मैं ज़रा जल्दी में था इसलिए आपको देख ही नहीं पाया। आप ठीक तो हैं ना? कहाँ चोट लगी है आपको? आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अफ़ान ने इस हिजाब वाली लड़की को नीचे बैठकर शिद्दत से रोते देखा तो इसे लगा इसके टकराने की वजह से शायद इसको कहीं गहरी चोट लगी, इसलिए परेशान लहजे में गोया हुआ, मगर जवाबन हिजाब वाली लड़की के सख्त लहजे पर वो एक पल के लिए इसे हैरत भरी निगाहों से देखता ही रह गया। जस्ट लीव मी अलोन प्लीज़। फ़ातिमा ने अपनी आंखों से हाथ उठाए और फिर से रोने में मशगूल हो गई। अफ़ान इसकी आंखों में देखते ही फ़ौरन पहचान गया था कि ये तो वही लड़की है जो पहले भी इससे 1-2 बार मिल चुकी है। अफ़ान इसके सर्द लहजे पर इसे एक नज़र देखकर वहाँ से जाने ही लगा था, मगर फिर दिल के हाथों मजबूर होकर वापस आया और फिर इससे अपने मखसूस नरम लहजे में बात करने लगा। देखिए, मैं जानता हूँ आप हॉस्पिटल में हैं तो जाहिर सी बात है आप परेशान ही होंगी। यहाँ खुशी से कौन आता है, मगर ये कॉरिडोर है, हर आता जाता आपको देख रहा है, इसलिए प्लीज़ आप इस कॉर्नर वाली बेंच पर चले जाएँ और वहाँ बैठकर आराम से रो लीजिए। अफ़ान ने इसे रसान से समझाया तो वह जल्दी से अपनी आंखें साफ़ करती इधर उधर देखने लगी। वाकई हर गुजरता शख्स इसी की तरफ ही देख रहा था। इसे सख्त शर्मिंदगी लाक हुई, इसलिए अपनी फ़ाइल जल्दी से पकड़ कर खड़ी हुई और अफ़ान के बताए हुए बेंच पर जा बैठी। ये बेंच बाकी सबकी नज़रों से एक साइड पर था। अफ़ान भी धीमी चाल चलते हुए इसके पीछे पीछे आ गया। अब इसे यहाँ आराम से बैठे देखकर तसल्ली हुई तो वहाँ से जाने लगा, मगर अचानक फ़ातिमा की पूर्णम आवाज़ पर वापस पलटा इसे बगौर देखने लगा। रुकें प्लीज़, ये आपके कुछ पैसे मुझ पर उधार थे, आप वो अपने पैसे वापस लेते जाएं। फ़ातिमा ने यह कहते हुए अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और इसके सामने आन खड़ी हुई।